अधूरा प्रेम। हम लगभग हम उम्र थे। दूर का रिश्तेदार था मेरा। वह मुझसे कुछ महीने छोटा था। मैं रिश्ते में बड़ी थी। वह बचपन से ही हर छुट्टियों में हमारे घर आता था। जब हम दोनों में दोस्ती हुई थी तब उम्र होगी मेरी 6 या 7 वर्ष, उसकी 5 या 6 वर्ष। हम दोनों रिश्तेदार से भी ज्यादा अच्छे दोस्त की तरह थे। वह जब भी शहर से हमारे घर पर आता था, घर में हलचल सी हो जाती थी। माँ बाबूजी भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसका रिश्ता उनके साथ ऐसा ही था। छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह चला जाता अपने शहर। पहले वह हमारे रिश्तेदार यानी अपने माता पिता के साथ आता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके घर वाले बस में बैठा देते। यहाँ हमारे बाबूजी उसे बस स्टैंड में उतार लेते। हमारा बचपन इसी तरह हंसी खुशी बीतता रहा। वैसे हम अपने अपने स्कूलों में एक ही क्लास के छात्र थे, मगर वह पढ़ने में मुझसे होशियार था। अगले वर्ष हमारी बोर्ड की परीक्षा थी। वह अपने शहर में तैयारी कर रहे थे। परीक्षा से पहले की छुट्टी में वह फिर हमारे घर आया। चूंकि वह पढ़ने में होशियार था, इसलिए मैं कई विषय में उससे सहायता लेने लगी। माँ भी उसे कहती कि मुझे परीक्षा की तैयारी करवाने में मदद करे। हम छत पर घंटों बैठकर पढ़ाई करते। वह किसी भी विषय को इतने अच्छे तरीके से बताता कि मुझे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस बार हम कई दिनों तक बहुत करीब करीब रहे। पहले जिस तरह उसके यहाँ रहते हुए जितना समय हम साथ होते थे, इस बार उससे ज्यादा समय हम साथ रहे। कुछ दिनों बाद छुट्टी खत्म होने पर वह वापस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी। करीब 1 महीने तक हम सिर्फ रात में सोने के लिए अलग होते थे। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक उसकी एक एक जरूरत का ख्याल मुझे रखना था। उसे नाश्ता देना, खाना खिलाना, उसके कपड़े बैग से निकालकर आयरन कर देना, रात में उसका बिछावन तैयार करना, मच्छरदानी लगाना आदि सारे कामों की मुझे आदत हो गई थी। उसके लिए कुछ भी करना मुझे अच्छा लगता। उसके जाने के बाद मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना बुरा लगने लगा। न जाने क्यों इस बार मुझे उसकी कमी बहुत खलने लगी। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी इस हालत को माँ ने पहचान लिया था, मगर मैं अपने अंदर के इस बदलाव से अनजान थी। जाते हुए उसने कहा था कि परीक्षा खत्म होते ही वह फिर आएगा। मुझे पास होने से ज्यादा परीक्षा खत्म होने का इंतजार रहने लगा। उसे आना जो था। परीक्षा खत्म होते ही मैं बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उस समय संचार का जरिया सिर्फ डाकखाना था। चिट्ठी या टेलीग्राम ही एकमात्र माध्यम था। एक दिन उसकी चिट्ठी मेरे बाबूजी के नाम आई। उसमें उसके आने की तारीख लिखी थी। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि चिट्ठी तो बाबूजी के नाम थी, मगर संदेश मेरे लिए था। उसके बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। दिन था कि गुजरता ही नहीं था। उसके आने के दिन को मैं मन ही मन गिनने लगी। मेरे छत से हाईवे दिखता था, जहां वह बस से उतरता था। उसके आने के 3-4 दिन पहले से ही मैं छत पर जाकर हाईवे देखती थी। बार बार मेरा छत पर जाना, दिन भर खोई खोई रहना, खाने पीने की सुध नहीं रहना, ये सब माँ ने गौर कर लिया था। उसकी पैनी और अनुभवी नजर ने सब कुछ जान लिया था। आखिर उसके आने का दिन आ गया। उसकी बस दोपहर में आने वाली थी। अचानक माँ ने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया और समझाने लगी। उनके कहने का मतलब साफ था कि उन्होंने मेरे अंदर की छुपी हुई बेचैनी को भांप लिया था। वह समझ गई थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता मर्यादाओं से जुड़ा है। उसका और मेरा रिश्ता बड़े और छोटे का है। समाज और रिश्तेदारों में हम दोनों का रिश्ता पवित्र है। अगर तुम्हारे दिल में बचपने के कारण ऐसा कुछ है तो उसे दिल से निकाल दे। इस बार उसके आने पर उससे दूरी बनाकर रखना। इसी में हम सब की इज्जत है, अन्यथा बहुत बदनामी होगी। माँ की इस हिदायत ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं शर्मिंदा थी, मगर उससे भी ज्यादा इसलिए परेशान थी कि उसके आने के बाद उससे दूर रह पाना मेरे बस में नहीं था। फिर भी माँ को शक होना मेरे लिए बुरा था। उसके आने की घड़ी आ गई। माँ के कहे के अनुसार मैं उसे रिसीव करने दरवाजे तक भी नहीं जा सकती थी। बाबूजी उसे बस स्टैंड से लेकर आए। वह बरामदे में बैठा बाबूजी से बातें कर रहा था। मैं दूसरे कमरे में बैठी तड़प रही थी। उसके बात करने की आवाज मैं साफ सुन सकती थी। माँ के बात करने का लहजा पहले की तरह नहीं था। वह अनमने तरीके से उसके साथ बात कर रही थी। यह मुझे बुरा लग रहा था। वह भी कुछ रुक रुक कर बेमतलब की बातें कर रहा था, जिसे मैं समझ रही थी। उसकी नजर मुझे ही खोज रही होगी। माँ ने उसे आंगन के पार वाले कमरे में बैग लेकर जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह बस के सफर से थका होगा, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। खाना तैयार होने पर उसे बुला लेगी। मैं अलग कमरे में पिंजरे में कैद पक्षी की तरह तड़प रही थी।
वह पूरा दिन हम एक दूसरे से माँ के हिदायत तथा पहरेदारी के कारण न तो मिल सके और न ही एक नजर देख सके। मैं पूरे दिन बेचैन रही। मैं जानती थी उसकी भी हालत मेरी तरह ही होगी। दोपहर के समय जब वह बरामदे में खाने के लिए आया, उस वक्त मैं स्नानघर में थी। वैसे तो मेरा नहाना हो गया था, मगर मैं बाथरूम से जानबूझकर नहीं निकल रही थी, क्योंकि दरवाजे के छेद से मैं उसे साफ साफ देख पा रही थी। वह खाने की कुर्सी पर बैठा था और बार बार मेरे कमरे की ओर देख रहा था। मैं जानती थी कि उसकी निगाहें मुझे ही तलाश कर रही है। मैं बेबस होकर उसकी बेचैनी को देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि बाथरूम में दरवाजे के छेद से मैं उसे जी भरकर देख रही हूँ। माँ रसोई में खाना परोस रही थी, इसलिए वह मुझे ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाथरूम से निकलकर सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह हक्का बक्का सा मुझे देख रहा था और मैं उससे स्नान करने के कारण मेरे बाल भींगे हुए थे। बाल से पानी टपक रही था। हम काफी देर तक एक दूसरे को बेबस की तरह देख रहे थे। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि सुबह से उसका मुझे नहीं देख पाना कितना दर्द भरा था। हम दोनों को ख्याल ही नहीं कि कब माँ थाली लेकर आ गई। माँ ने गले से आवाज निकाली तब हमें सुध आया। मैं अनमने से वहां से हटकर कमरे में चली गई। उसको आए 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में मैं उसे सिर्फ एक बार कुछ पल के लिए देख पाई थी। वह भी कभी आंगन में कभी दालान में अपनी बेचैनी काट रहा था। दिन रात माँ की निगाहें हमारा पीछा करती रही। मैं कमरे में बेचैन रही। मुझे मालूम था उसकी भी हालत मेरे जैसी ही है। तीसरे दिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि माँ पड़ोस में किसी काम से गई है। मेरे लिए यह मौका कीमती था। मैं लगभग भागती हुई उसके कमरे में गई। वह वहां नहीं था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह कहाँ होगा। मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच गई। वह उदास मन से छत के उसी कोने में चुपचाप बैठा था। मेरे पायलों की खनक सुनकर वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में देखकर उसके गम का अंदाजा मैं लगा सकती थी। जी चाहता था कि एक बार उसके सीने से लिपट कर रो पड़ूं, मगर डर था, ऐसा न कर पाए। हम बहुत देर तक अपने अपने दुख बयां करते रहे। उसने अपने दिल के दर्द को मेरे सामने खोलकर रख दिया। मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। हम कब तक एक दूसरे का हाथ थामे रोते रहे, हमें पता न चल सका। बातों बातों में हमने यहाँ तक कह डाला कि अगर हम मिल नहीं सकते तो मर तो सकते ही हैं। मगर हम जानते थे कि ऐसा कारण आसान है, क्योंकि उसके बाद अपने माता पिता की जिल्लत हमारी आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। उसने बताया कि मुझसे इस तरह एक घर में रहते हुए एक दूसरे को नहीं देख पाने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे वापस लौट जाना चाहिए। उसकी इस बेबसी की बात ने मुझे बहुत रुलाया। उसने मेरे आंसू पोंछे और अपने पॉकेट से एक कंगन निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। सोचा था तुम्हें अपनी निशानी पहनाऊंगा। मैंने अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ाई ही थी कि नीचे से माँ के आने की आवाज आई। उसने कंगन को अपने पॉकेट में रखना चाहा। मैंने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, पहनाओ न, रुक क्यों गए? उसने कहा, माँ पूछेगी तो क्या कहोगी? मैंने कहा, कह दूंगी कुछ भी, तुम पहनाओ। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे मेरी फिक्र थी। उसने बाला वापस अपने पॉकेट में रख लिया और मुझे जल्दी वहां से चले जाने को कहा। उसे डर था कि मेरी माँ को शक न हो जाए, जबकि उस वक्त मैं बेखौफ थी। मैं हर अंजाम सहने के लिए तैयार थी, मगर उसने मुझे रोक दिया और वापस नीचे जाने पर विवश कर दिया। मैं बेमन से छत से नीचे लौट गई। वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं रात भर बिछावन पर करवटें बदलती रही। सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे में झांक कर देखा, वह वहां नहीं था। उसकी बैग भी अपनी जगह नहीं देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने एक नौकर से पूछ तो उसने बताया कि रात में उसकी मेरी माँ से बहुत देर तक बातें होती रही और सुबह सूर्योदय से पूर्व पहली बस से वह अपने शहर लौट गया। मैं छुप छुप कर कई दिनों तक रोती रही। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माँ मुझे दुनियादारी की बातें समझाती रही। वह बताती रही कि उसका और मेरा रिश्ता सम्मानजनक था। वह उम्र में मुझसे छोटा और मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी। समाज हमारे संबंध को हरगिज स्वीकार नहीं करता। हमारे बीच जो भी था वह मात्र बचपन का नासमझ आकर्षण था। जवानी में हुई इस गलती को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई थी। कुछ वर्ष बीत गए, उसका कोई पत्र नहीं आया। कभी कभी रिश्तेदारों से उसके परिवार तथा उसके बारे में मालूमात हो जाता। समय ने मेरे घाव को भरने ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसकी तस्वीर धुंधली हो गई थी। मैं भी रिश्तों की मर्यादा को अच्छी तरह समझने लगी थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद बाबूजी ने मेरी शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी। लड़का सुंदर था। मैंने उसकी तस्वीर देखे बिना ही हाँ कर दी।
आखिरी मुलाकात के 4 वर्ष के बाद वह मेरी शादी में शरीक होने आया था। मैं रस्मों में व्यस्त थी। कुछ लोगों की आपसी बातचीत से मालूम हुआ कि वह आया हुआ है। मेरा दिल वर्षों बाद फिर उसी तरह से धड़क उठा। रस्मों को निभाते हुए भी मेरी नजर उसे ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं नहीं दिखा। हालांकि कुछ वर्षों से इसके लिए मेरे जज्बात बदल गए थे। शायद मजबूरी थी, मगर शादी में उसके आने की खबर ने एक बार फिर से मुझे बेचैन कर दिया था। मैं किसी भी तरह उसे एक बार देखना चाहती थी। माँ शादी की रस्मों में व्यस्त थी। रिश्तेदारों तथा मेरी सहेलियों ने मुझे साज श्रृंगार कर दिया था। तभी बारात आने की खबर सुनकर सभी देखने चली गई। कमरे में सजी धजी मैं अकेली थी। दरवाजे पर किसी के चलने सुनकर मैंने मुड़कर देखा। वह दरवाजे पर खड़ा था। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल अभी बाहर निकल कर गिर पड़ेगा। वह मुझे उदास नजरों से देख रहा था। 4 वर्षों में वह बहुत बदल गया था। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखकर ठिठक गई थी। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, मगर सब कुछ समझ रहे थे। उसने कहा, खुश हो? मैंने मुश्किल से हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसके भींगी पलकों को देखकर मेरी आंखों के कोर भी गीले हो गए। उसने अपने पॉकेट से वही कंगन निकाला जो आखिरी मुलाकात में मुझे पहना नहीं सका था। मैंने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। उसने कुछ देर तक मेरे हाथों को प्यार से थाम कर रखा। उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद टपक कर मेरे हाथ पर गिरा और मैं सिहर उठी। उसने जल्दी से कंगन मेरे हाथ में पहनाया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से अश्रुधार वेग के साथ बाहर बहने लगे। मैं वहीं जमीन पर बैठकर तब तक रोती रही जब तक मेरी सहेलियां रस्मों के लिए बुलाने नहीं आ गई। रात भर शादी के रस्म होते रहे। जब भी मैं सर उठाती तो मेरी निगाहें उसे ही ढूंढती। अगली सुबह मेरी विदाई की तैयारी हो गई थी। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। माँ, बाबूजी, रिश्तेदार सभी रो रहे थे। मेरी आंखों से भी अश्रुधार बेताबी बह रहे थे। उसमें कुछ बूंद उसके नाम के भी थे। विदाई के लिए घर से गाड़ी तक जाने में भी मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थी, मगर वह भीड़ में नहीं था। गाड़ी पर बैठने से पहले मैंने नजर उठाकर छत की ओर देखा। मैं जानती थी वह कहाँ होगा। वो छत पर वही खड़ा था जहां हम रोज घंटों बैठते थे। रो रहा था वह। एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ गई। उसने धीरे से हाथ उठाकर मुझे अलविदा किया और चेहरा दूसरी ओर घुमाकर अपने आंसुओं को छुपा लिया। कई वर्ष हो गए, उसके बारे में मैंने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, कभी कभी उसकी याद जरूर आ जाती है।